नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते 4 दिन से लगातार जनता टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। कौन सा विधायक कहां गया, कितने बजे वोट डाला, किसने वोट डाला, कौन वोट नहीं डालेगा, वो सब हो चुका है। अब बारी नतीजे की है। अब से थोड़ी देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वोटों की गिनती होगी। 88 विधायकों ने वोट डाला है। आमतौर पर मतदान खत्म होता है तो हम कहते हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ। 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाला है, मतलब 97.8% वोटिंग परसेंटेज रहा है। 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला है। सेंस बता रहा है कि कोई बहुत खेला जैसी स्थिति नहीं है। कुछ वोट पर ऑब्जेक्शन जरूर उठा है। अभय चौटाला ने दावा किया है कि हो सकता है कांग्रेस को 30 का आंकड़ा पार करने में भी दिक्कत हो। वहीं दोनों ओर बीजेपी कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। बात तो निर्दलीय उम्मीदवार की है। क्या अभय चौटाला के पीछे हटने से, एब्सटेन रहने से कांग्रेस को फायदा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो इस बार फिर खेला की थ्योरी क्या खत्म कर दी जाए? उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए एक बीजेपी एक कांग्रेस का जीतना तय था, वो जीत भी जाए, लेकिन अगर 2-3 वोट इधर उधर हुए तो उससे क्या एकजुटता पर सवाल उठेंगे? उससे क्या तैयारियों पर सवाल उठेंगे? इसी पर बात करेंगे। बीच बीच में आपको बताते रहेंगे अपडेट जो मतदान को लेकर आएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। कांग्रेस से सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रियदर्शनी, गौरव गौतम हमारे चैनल पे दावा कर रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। क्या सेंस और क्या आइडिया आपका? नमस्कार वरुण जी, और मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। 3 दिन पहले वरुण जी, मेरी और आपकी बातचीत हुई थी कि आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक ही यही है। तो इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए ये हकीकत है कि ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, संजय भाटिया जी, वो तो डेफिनेटली जीत ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। 88 विधायक हैं और उसमें जो हमारे विधायक हैं उन सारे लोग वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात है कि जहां तक आप जो निर्दलीय विधायक, जो निर्दलीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, आप नागल साहब की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि उन्होंने पार्टी को, आज मोहनलाल बडोली जी की स्टेटमेंट आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपना जो उपाध्यक्ष का पद था उसे इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी के तो किसी औपचारिक पद पे तो नहीं है नागल साहब, और हमें विश्वास है, लेकिन हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। हम कांग्रेसी को तो नहीं देंगे, कांग्रेसियों को तो वोट नहीं देंगे, तो जो भी हमारे जो बचे हुए वोट है वो तो नागल साहब कुछ गए ही गए होंगे। बाकी देखिए, अभी बाकी रिजल्ट बताएगा। चलिए, रिजल्ट बताएगा तो हम भी बताएंगे। सुरेश रोड साहब, ऐसा लग रहा है कि आपकी बात आईएनएलडी ने मान ली है। आपने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा था कि अगर आईएनएलडी इस चुनाव में शामिल होती है तो मैसेज जाएगा कि वो किसी की बी टीम है, उन्हें चुनाव से दूर रहना चाहिए। वो चुनाव से दूर रहे हैं, तो अब तो आप उन्हें बीजेपी की बी टीम नहीं कहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया और शायद यह सवाल अब तक चर्चा में भी नहीं रहा होगा किसी भी चैनल पे, किसी भी डिबेट में। मैं प्रियदर्शनी जी को भी एक आह्वान करके बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। अगर हम बात करें विपक्ष की और सत्ता पक्ष की, हरियाणा विधानसभा में भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है, यानी बीजेपी प्लस 3 इंडिपेंडेंट एमएलए, वो सत्ता पक्ष है। और रही बात आईएनएलडी की, तो हरियाणवी में जिसको बोलते हैं कागजों में, तो वो विपक्ष में बैठे हैं ना। उन्होंने समर्थन नहीं दिया बीजेपी को। मजबूत विपक्ष के तौर पे सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी हमारी कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी 37 विधायक हैं। लेकिन विधानसभा के रिकॉर्ड में इनेलो के विधायक भी विपक्ष के हैं। मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं ये। अगर इनेलो के 2 विधायक विपक्ष का पक्ष नहीं लेते, विपक्ष को वोट नहीं देते, आज जो आपने बताया कि उन्होंने नहीं दिया, तो वो एब्सेंट रह के, अब मेरा सवाल मत गोल करिए ना। अब वो बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, एक लाइन में बताइए। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो विपक्ष को उन्होंने वोट देनी थी, जैसे वो हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड में विपक्ष के साथ होने चाहिए थे, इससे भी अनुपस्थित रहकर भी, एब्सेंट रहकर भी, या विधानसभा की वोटिंग से भागकर भी वो बीजेपी की बी टीम अपने आप को साबित कर चुके हैं।
ये है इस आज की बात का, आज की डिबेट का निचोड़। मैं रजत के पास जाऊंगा उससे पहले, मैं रजत के पास जाऊंगा उससे पहले एक बार विधानसभा, एक बार आ रहा हूँ सर, नहीं एक सेकंड, मुझे विधानसभा सचिवालय चल रहा है, मैं लौट रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ, सबके पास लौटूंगा। आज कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा है, एक बार विधानसभा सचिवालय चल रहे हैं। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता वहां से मौजूद हैं। स्पर्श, मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ अंदाजा की कोई हिंट या कोई आंकड़ा हमें कितनी देर में पता लग सकता है? देखिए, मतगणना अब से कुछ ही देर बाद जो है शुरू होगी, ये हमारे पास जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है। चूंकि मतगणना शुरू होने के लिए जो है चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जाती है, वो जैसी आ जाएगी अनुमति, उसके बाद में जो मतगणना की प्रक्रिया है वो जो है शुरू होगी। एक अहम जानकारी ये दे देते हैं कि बीजेपी की तरफ से 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से 1 ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तीनों ही ऑब्जेक्शन की बात की जाए तो सीक्रेसी को लेकर ये ऑब्जेक्शन जो है लगाए गए। कांग्रेस की तरफ से जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो जो कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, उनकी जो है वोट को लेकर जो है लगाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर ये 2-1 का भी मामला है तो कोई बहुत खेला होने जैसी स्थिति नहीं दिखी है और जो चुनाव है उसका माहौल जरूर बना है। अभी तक का सेंस ये कह रहा है कि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही नतीजे 1-1 वाले आते दिख सकते हैं। कोई बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते। जी स्पष्ट, मैं लौटता हूं आपके पास, एक बार फटाफट से रजत के पास चलते हैं। रजत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मान ली आपने, ये कह लें उन्होंने कहा था एब्सटेन रहेंगे तो बीजेपी की बी टीम नहीं कहलाएंगे, आपने उनकी बात मान ली? मान ली, और मानने के बाद भी इनके प्रवक्ताओं का जैसा रुख है कई बार ये मजबूर कर देते हैं कि मतलब कि इनके लिए क्या बोले और क्या ना बोले, क्या संज्ञा दें इनको। मतलब इनसे बहुत बड़ा कद है भूपेंद्र हुड्डा जी का। चाहे मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन रोड साहब से बहुत बड़ा कद। कम से कम अपने नेता की बात की इज्जत रखनी चाहिए। किसी भी तरीके प्रवक्ता को, हमारे नेता प्रवक्ता क्या है, आपने अपनी पार्टी का स्टैंड, पार्टी की लाइन पकड़ रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी की लाइन भी नहीं पकड़ सकते, अपने नेता की बात भी नहीं बड़ी रख सकते, अपने नेता की बात छोटी कर रहे हैं, तो अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हो आप। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। इतनी बड़ी बात इनके नेता ने कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही कि वो दोनों को नफरत करते हैं, ना वो हमें पसंद करते हैं ना बीजेपी को पसंद करते हैं। हम तो कह रहे हैं एक सापनाथ एक नागनाथ है। हमने तो शुरू से ये स्टैंड लिया हुआ है। वो कहते थे कि अपना रुख क्लियर करो, रुख क्लियर करो। आप तो दोनों को ही पसंद नहीं करते, हमने उनके कहने के मुताबिक अपना रुख भी क्लियर कर दिया। अब कम से कम ये भाषा बंद कर देनी चाहिए बोले। ठीक है, और मैं इनसे नहीं, मैं खत्म करता हूँ ना बात। ये तो जो आप रोड जी ने कहा, आपने उनका प्रश्न ले लिया, अब मेरा उत्तर तो आने दो। बोलिए। कुछ इनसे भी तो जवाब चाहिए। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी 1996 में इलेक्शन जीते हुए थे। इन्होंने 2600 वोट से हारा डिक्लेयर किया। फिर 98 में मात्र, वो भी जीते हुए थे, मात्र 383 वोट से उनको हारा डिक्लेयर किया। बनी बनाई सरकार स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की गिराने का काम इन्होंने किया। फजललाल को पोस्ट दिलवा दी। उसके बावजूद भी हमेशा नुकसान किया। एक मतलब कोई किसी से मदद मांगता है, कोई अपने अंदर कहते हैं ना, झांक के देख लेना चाहिए कि हमने इनके साथ किया क्या। कभी मदद करी हो हमारी, मैं भी उस पर भी आ रहा हूँ कि मदद कब की थी हमने। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की जेल इन्होंने करवाई। कोई नाम नहीं था, अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दी, बाद में नाम जोड़ दिया। कोई ऐसा पूरे देश में उदाहरण नहीं है जहाँ 10 साल की सजा हुई हो। इनके समय में इतने भर्ती घोटाले हुए हैं। क्लास 1 से लेके ग्रुप डी तक की भर्तियां जो है, आपको भी पता है। उसको संशय भी नहीं रहता। कैप्टन विजय यादव आपके चैनल पे भी आके बोल चुके हैं, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बता दिया था किस तरीके से बंदरबांट होती थी, क्षेत्रवाद होता था। उसके बावजूद भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब 2016 में राज्यसभा का चुनाव आया और उसके अंदर हमारे संयुक्त कैंडिडेट थे, कांग्रेस के और हमारे आर.के. आनंद जी। कांग्रेस ने हमसे मदद मांगी, हमारे से बात करी, इनके शीर्ष नेतृत्व ने बात करी और हमने जो है संयुक्त कैंडिडेट दे दिया।
क्योंकि सेम ऐसे ही नंबर थे उस समय चाहिए थे। वीरेंद्र जी को 40 वोट पड़े थे जो रिजल्ट आया था। मैं कह रहा हूँ जो हुड्डा जी ने बैलेट पेपर खाली छोड़ा और 14 वोट जो रद्द हुए, उससे पहले 14 वोट रद्द होने से पहले 40 वोट थे। सुभाष चंद्रा जी को मात्र 15 वोट पड़े और हमें 21 वोट पड़े। अगर रद्द ना होते तो हमारा टोटल आंकड़ा आ रहा था 35 का। हमारा 35 से 14 रद्द हो गए, 14 वोट उनको कम चाहिए थे, वहां ट्रांसफर हो गए। वो 26 क्योंकि जीत रहा था तो 14 में से वीरेंद्र जी के माइनस कर दिए, 26 में से 40 में से 14 माइनस कर दिए, वो 26 में जीते। सुभाष चंद्रा 15 के बावजूद 29 वोट थे, सबसे ज्यादा वोट। और हमारे 21, जिसमें हमारे 19 हमारे विधायक, एक अकाली दल का और एक किरण चौधरी जी की वोट जो है वो हमें मिली। आपको नंबर इसलिए बता रहा हूं कि इसमें भी कांग्रेस ये वाले बोलते हैं कि आईएनएलडी वालों ने कर दी होगी। अरे 21 वोट तो फिर भी नहीं बनते, तुम्हारे तो 14 ही थे। चलो एक हुड्डा जी का तो बैठ खाली था, तब भी तुम्हारे 13 थे, तो नंबर भी एड अप नहीं होते। कितना झूठ बोलोगे। और वो आर के आनंद जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा लोकसभा का, भाई बिल्कुल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सोनिया जी से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, हमारे को रिक्वेस्ट करी, हमने मदद करने को आ कर दी। उसके बावजूद अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके हुड्डा साहब ने बैलेट खाली छोड़ा। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हुड्डा जी ने सरेआम कहा कि मैंने वोट नहीं करनी थी, इसलिए मैंने खाली छोड़ा। रणदीप सुरजेवाला ने अपना वोट किरण चौधरी जी को दिखाया, इस वजह से वो कैंसिल हुआ। बाकी वोट शाही की वजह से कैंसिल हुए, शाही बदल ली गई। आप एक बात बताइए, हमारे साथ इतना बुरा करने के बाद भी हमने कांग्रेस की मदद करी। ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने हमेशा नुकसान किया हमारा, मतलब हमेशा। चलिए ठीक है, हम तो आखिरी तक, मैं खत्म कर रहा हूं, हमको इस इलेक्शन से पहले तक भी इनको बोला था कि आप गठबंधन कर लो। ठीक है, वजह तो पूछिए किसके इशारे पे चल रहा, मतलब अपने घेरेपान में भी नहीं झांकते ये लोग। दिक्कत ये नहीं है, बोलने से पहले इनकी जीत भी नहीं कटती, कहते ना हमारी भाषा में। कम से कम आप सोचा तो करो आपकी कथनी क्या है। ठीक है, और आपकी करनी क्या है। मैं लौटता हूं आपके पास। एक बार फटाफट हरियाणा सचिवालय चलते हैं स्पर्श के पास, फिर बाकी अपने प्रवक्ताओं के पास आएंगे। स्पर्श, इतिहास हमने देखा है कि आधी आधी रात को नतीजे आए हैं, जब लोग सो के उठे तो पता लगा कौन जीता कौन हारा। इन ऑब्जेक्शंस के बाद क्या लग रहा है, नतीजे समय से आ सकते हैं या फिर मामला लंबा खिंच सकता है? देखिए, एक बार अगर जो काउंटिंग के प्रोसेस है वो अगर शुरू हो जाए तो उसके बाद में चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। हालांकि जितनी भी हम ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे के हाव से बात की जाए तो वो जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनकी तरफ से वोट डाला गया है वो ठीक तरीके से जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो है डाला गया है, और जो उनका उम्मीदवार है करमवीर सिंह बोध, उसकी ही जो है जीत होती नजर आएगी। हालांकि दोनों खेमे अपने अपनी जो दावेदारी है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से जो खेल मंत्री है हरियाणा के, वो ये कहते हुए नजर आए कि 2 उम्मीदवारों की जीत होगी, एक संजय भाटिया जीतेंगे और दूसरा सतीश नादल जो है वो जीतते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीदवार जो है दोनों जो है किस तरीके से जीतेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करते हैं, 2 जो है कांग्रेस की ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और एक जो है बीजेपी का ऑब्जेक्शन लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। अगर इनको भी अगर हटा दे तो भी ये माना जा रहा है कि एक जो सीट है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खेमे में जो है जाती हुई जो है यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रही है। अन्यथा कि यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए जहां पर कई सारे वोट जो है वो रद्द हो जाए, या फिर जो क्रॉस वोटिंग की बातें कही जा रही है वो जो है निकलकर सामने आए। तो जी बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे कोई अपडेट बड़ा वहां से आता है हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियदर्शनी, मुझे ये बताएं कि जब मामला 1-1 हो चुका है, ऐसा लग रहा है, अगर 2-4 वोट से फर्क पड़ने वाला नहीं है, 88 अगर प्रभावी संख्या है तो फिर वो नंबर घट के 30 हो जाता है 31 की जगह, तब भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि पार्टी ने अपने पदाधिकारी का इस्तीफा करवाकर उसे चुनाव में उतरवाया क्यों? चाहती हूँ कि जो बार बार हमारे ऊपर नाम लगाते थे, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, हिमाचल का टूरिज्म करवा दिया,
सारे विधायकों को। एक विधायक मैं देख रही थी, आज ही वीडियो देखी है मैंने, अपनी रेंज रोवर लेके कहीं भाग रहा था, उसको लोग पकड़ रहे थे कि कहीं इधर उधर ना भाग जाए। तो ये जो हमारे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, खेला हो गया, खेला हो गया, खेला कर देंगे, तो अब तो शांति मिल गई होगी प्रवक्ताओं को भी और नेताओं को भी कि ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो जो भी आए, इन्होंने जो अपनी वोटिंग की, अब इनके विधायक क्या वोटिंग करते क्या नहीं करते तो कांग्रेस का मामला है। हमारा क्लियर कट है कि हमारे जो बचे हुए वोट होंगे, देखे वरुण जी, हम वो तो अपने नागल जी को ही देंगे, हम इनको क्यों देंगे, हमारा क्या मतलब इनसे। अब इनके विधायक इधर उधर भाग रहे हो तो हम क्या करें। और हो सकता है, अभी तो देखिए आने दीजिए, समय आने दीजिए, अब जिसको कहते हैं होने दीजिए समय, अब बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल ठीक बात है। बात हुई थी कुछ लोगों से चंडीगढ़ में, तो देखते हैं क्या होता है। चंडीगढ़ से कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिला या सामान्य रहा, ये बताएं। तो लगा है कि इनके कुछ विधायक गायब है, लेकिन अब मैं ऐसे कैसे हवा की बातें। नहीं, मैं विधायक कोई गायब इसलिए नहीं है कि 88 वोट डले हैं। नहीं, सुरेश जी बताएंगे, सीनियर नेता है, ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। नहीं, आपने कहा ना आपकी चंडीगढ़ में बात हुई है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ चंडीगढ़ में क्या बात हुई है। अपने ऑफ द रिकॉर्ड डिबेट करने लायक इंटरेस्टिंग कुछ है या नहीं है? देखिए, इंटरेस्टिंग यही है कि देखिए कांग्रेस के विधायक कब क्या कर जाएंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनका दिमाग कहाँ चला जाए ये हम नहीं बता सकते, हमारे नहीं गारंटी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारे विधायकों के सबने पूरी की पूरी संगठन के साथ जुड़कर अपने जो हमारे कैंडिडेट हैं संजय भाटिया जी, उनको बाकायदा दिया है, और हम बचे हुए वोट अभी भी बोल रही बार-बार वो कांग्रेस आपको देंगे, इन कांग्रेसियों को क्यों देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अब इनका परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन, वैसे भी हुड्डा साहब से बहुत लोग दुखी हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए, सुरेश अरोड़ा साहब, आपके हरियाणा के शीर्ष नेता ने एक बात कही कि अगर आईएनएलडी इस चुनाव से एब्सटेन रहे तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। मतलब उनका कहने का भाव ये था कि उन्हें भाई जब उस चुनाव में ना वो बीजेपी को पसंद करते हैं ना कांग्रेस को, तो उन्हें वोट नहीं डालना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। आप कह रहे वोट नहीं डालकर भी उन्होंने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया, तो मतलब आप क्या चाह रहे थे, वो आके सीधा करमवीर बोस जी को वोट डालें जिनको 31 की जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी 37 है, तो आप अपने ही शीर्ष नेता की बात को ठुकरा रहे हैं क्या? नहीं, इनेलो के प्रवक्ता साथी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक बड़े कदावर नेता हैं, बिल्कुल हैं। कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद है। और कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से हमने जो अपेक्षा की कि विपक्ष के 2 विधायक जो आईएनएलडी के हैं, उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ही मतदान देना चाहिए था। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की हुड्डा के बड़े कद को, अब इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, सही नहीं था, लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम प्रवक्ता छोटे हैं, इसलिए हमने अपेक्षा थी। मैं इसमें आपकी अपेक्षा पे एक लाइन जोड़ देता हूं। क्या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला से वोट मांगा? मैं वही बात कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का कद इतना बड़ा है, शायद उन्होंने आईएनएलडी से वोट नहीं मांगना चाहा। जो प्रवक्ता के हैसियत से हम लोग ये उम्मीद करते थे, और मैं अकेला नहीं, हरियाणा की जनता। नहीं, आप सुरेश भाई आईएनएलडी से अपेक्षा करें कि वोट डाले वो कांग्रेस उम्मीदवार को, आप अपने नेता से अपेक्षा नहीं करें कि वो आईएनएलडी से वोट मांगे। और वो जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं तब वो आईएनएलडी से वोट मांग लेते हैं। सुनिए वरुण जी, हमारे पास 31 विधायक चाहिए, हमने एमपी का चुनाव जीतने के लिए, हमारे पास 37 विधायक हैं। हम कोई रिस्क फैक्टर पे नहीं है। तमाम सोशल मीडिया पे कल से कैसे नंगा नाच हो रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों के अंदर विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की श्रद्धा और निष्ठा अपनी हाईकमान से है। हमारी 37 की 37 वोट एक जगह पड़ेगी, इसीलिए हमारे बड़े कदावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को आईएनएलडी से वोट मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहा हूं। अगर राजनीतिक मर्यादा 1 इंच भी आईएनएलडी पार्टी में बची हुई है, अगर आप विधानसभा में विपक्ष की चेयर पे जाके बैठते हैं तो आपका धर्म बनता था। जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं करमवीर बोस जी, उनके पक्ष में मतदान करते, तब आपको हरियाणा की जनता मानती। तो नहीं सुरेश भाई, राजनीतिक मर्यादा क्या नहीं, तब जब अपना पुत्र खड़ा है तो वोट मांग लेना मर्यादा है। मैं बताता हूं,
चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे लुटेरा वर्ग और कमेरा वर्ग। आज ये समय था आईएनएलडी के पास कि वो कमेरे वर्ग करमवीर बोध जी के पक्ष में खड़े होते तो हरियाणा की जनता मानती कि देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाली आईएनएलडी है आज। लेकिन आपने तो कमेरे वर्ग को ठुकरा कर एक धन्ना सेठों की पार्टी और एक करमवीर बोध के सामने जो धन्ना सेठ मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप बाहर चले गए। कैसे फायदा पहुंचा? और मैं बीजेपी की उनको फायदा ही तो है इसमें। कैसे, मुझे बताओ, या मैं ब्रीफ कर देता हूं। अभी 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 30 सेकंड में ब्रीफ करता हूं मैं आपको। 31 वाला जी, मैं बता रहा हूं सर, 1 सेकंड दीजिए ना। अरे मैं 1 सेकंड सर आप मुझे बोलने तो दीजिए। 31 की रिक्वायरमेंट है, जब इनके 2 घट गए तो प्रभावी संख्या रह गई 88। अब 30 वोट वाला जीतेगा, अब 30 हो गए तो बीजेपी के बचे हुए 18 उधर चले गए, तो 18 और 3 निर्दलीय 21। तब भी 9 चाहिए सर, पहले भी 9 चाहिए थे क्रॉस वोटिंग के लिए। इनके होने ना होने से फर्क क्या पड़ा? देखिए, हमारे भी एक जो संजय भाटिया जी हैं, वो इनके पहली सीट इनकी बीजेपी की जीत गए। ये मान लो इनके पास नंबर्स हैं, 30 वोट से जीत गए। कांग्रेस पार्टी, देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी की भी एक सीट, हमारे पास 37 नंबर है, हम भी जीत गए। तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का नहीं खड़ा, जिसको फायदा देने के लिए ये पता नहीं अपने क्या दिल में सपने पाले हुए थे, वो कैंडिडेट भी बीजेपी का है। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, 10 एमएलए के साइन की जरूरत थी, 3 इंडिपेंडेंट ने नांदल जी के पक्ष में साइन किए, 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो आजाद विधायक है, आजाद कैंडिडेट है। अरे नहीं सर, इन शॉर्ट तो आईएनएलडी ने वोट नहीं डाला ना बीजेपी वाले को भी। अगर वो बीजेपी का भी दूसरा उम्मीदवार है तो आईएनएलडी ने वोट नहीं डाला। उसको बात ही है ना, आप समझो ना, 30 की जरूरत पड़ी ना। शायद ये कोई खिचड़ी पका रहे होंगे, लेकिन वो खिचड़ी पकी नहीं। 31 की जगह 30 वोट में उनको फायदा पहुंचाने का काम आईएनएलडी ने किया। इन्होंने ऐसे ही खट्टर साहब को एक बार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए रिजाइन दे दिया था, क्योंकि विधानसभा में अब चले जवाब लेता हूं मैं, एक जवाब लेता हूं, फिर एक ब्रेक, फिर अपडेट के पास लौटेंगे। पहले रजत से एक जवाब, बीजेपी को फायदा ही पहुंचाया है। देखिए, बेतुकी बात, कोई तर्कहीन बात, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई नंबर एडअप नहीं हो रहे, कोई गणित नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं बैठ रहा। मतलब आम वोट करें तो भी इन्होंने वही भाषा बोलनी है, वोट ना करे तो भी इन्होंने वही भाषा बोलनी है। मुझे तो समझ नहीं आता, राजनीतिक मर्यादा की बात इतनी, मतलब एक तो कहते हैं कि बेशर्मी की इंतहाएं पार कर देना। मतलब राजनीतिक मर्यादा की वो लोग बात कर रहे हैं, जब किसान आंदोलन के लिए अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, तो अगर आप किसानों के हक में थे तो आपने अपना क्यों कैंडिडेट खड़ा कर दिया? वहां भाजपा के साथ क्यों हाथ मिला लिया? वहां जेजेपी के साथ क्यों हाथ मिला लिया? अरे बीच में मत बोलो, बीच में मैंने शुरू किया करके प्लीज, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, किसी के बारे में कोई शक नहीं होगा, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, बीच में नहीं बोलना, सुरेश जी रुकिए, सुरेश जी रुकिए, आपने तसल्ली से जवाब दिया। मैं बीच में नहीं बोलना, आप चुप करके सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। यही मर्यादा होती है, इससे बड़ी मर्यादा क्या होगी कि मैं चुप करके सुनता रहा, आपके बीच में नहीं बोला मैंने। आप शुरुआत करते हो, फिर आपसे सुना नहीं जाता। उसके बाद एसवाईएल के इशू के ऊपर बैठे रहे ये लोग। अरे फिर शुरू होगा। अच्छा भाई, म्यूट कर दीजिएगा, एक एक करके बोले, सिर्फ रजत बोलेंगे। रजत बोलिए। एसवाईएल के इशू के ऊपर 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा बैठे रहे, कोर्ट में तारीख तक नहीं लगने दी भूपेंद्र हुड्डा ने। ये क्या तरीका है वरुण जी? अरे क्या तरीका था, हमने टेका लिया क्या सभ्यता का? हम क्यों बैठते हैं यार? अच्छा ठीक है भाई, प्लीज ये क्या तरीका है देख करेगा? हम क्यों बैठते हैं? ध्यान रखिए भाई, एक एक की आवाज जाए। रजत पंजेटा, एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर पहले तो किसानों की, ना तो खुद इस्तीफा दिया बापू बेटे ने, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, एक भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया। किसान बोलते रहे इस्तीफा दो, हमारे साथ खड़े हो। एक बता दो कि कोई पार्षद या कोई पंच या सरपंच भी जिसने इस्तीफा दिया हो। उसके बाद एसवाईएल के ऊपर 10 साल तक इन्होंने वो मुद्दा सॉल्व नहीं होने दिया, कोर्ट में तारीख नहीं लगने दी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के खुद वो हेड से भूपेंद्र हुड्डा T2+50 का फॉर्मूला लागू नहीं किया।
हरियाणा में आपसे ओपीएस खत्म कर दी, पुरानी पेंशन खत्म कर दी, जीएसटी ये लेके आने वाले थे, अरे मिर्चपुर जला दिया, बच्चियों के घर जला दिए, माँ बापों के बस्तियां की बस्तियां जला दी, गोहाड़ा जला दिया, रोहतक और झज्जर जला दिया। आज भी वीडियो आ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु के परिवार के लोग अपनी जान बचा के भागे हैं वहां पे, उनके पशु कुत्ते तक मार दिए इन्होंने, घरों में घर फूक दिया पूरा का पूरा। उसके बाद ये फैयड़ के अंदर एक सुनील शरान नाम का छोटा सा बच्चा था, छाती में गोली मारी थी उससे। उसके बाद उस मासूम को तो मारा ही मारा, और भी वहां पे बच्चों के सीने में गोलियां मारी। उसके बाद 13 अप्रैल का दिन था, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, रोहतक में गेस्ट टीचर थी, उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट छाती पे गोली मारी, उसको मारा, असंत कांड किया, मिसिंग कांड किया, किसानों पे गोलियां चलाई। उसके बाद सीएलयू पे सारा रहना बेच दिया, हीरो होंडा का कांड इन्होंने किया, और वो जो मारुति वाला था उसके मैनेजर ने, वो जो था वहां पे मैनेजर को जान से मार दिया था, उसको बचाया इन्होंने सरेआम मौत की सजा से। सीएलयू में पूरा हरियाणा बेच के रख दिया, 84 के दंगों में पूरे सिखों को जिंदा जला दिया। अरे भैया, तुम राजनीतिक मर्यादा की बात कहां से आई तुम्हारे मन में? तुम लूट के खा गए हरियाणा को, लूट के खा गए देश को। अभी तो बफोर्स कांड नहीं बोला मैंने, ऑगस्टा वेस्टलैंड नहीं बोला, 2G नहीं बोला, और उसके बाद कॉमनवेल्थ नहीं बोला। इतने भ्रष्टाचार से भरे, खून से रंगे हुए इनके हाथ। अरे राजनीतिक मर्यादा की बात करते शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या होता है? चलिए ठीक है, रुकिए। तुम्हारे को वोट करनी चाहिए थी, तुम्हारे को वोट करनी चाहिए थी, तुमने कब वोट करी हमें? बताओ कब वोट करी तुमने हमें? अच्छा रुकिए। उसके बाद हमारे राज्यसभा में जब गए, आपने बताओ कौन से राज्यसभा में करी? दीपेंद्र हुड्डा को जाना था, भूपेंद्र हुड्डा वोट मांगते हैं अपेक्षित चौटाला से। बाकी समय क्या हो गया था भाई? अजय माकन के समय क्यों नहीं मांगी? इस्तीफा क्यों नहीं मांगी? और आर.के. आनंद जी को हराने वाले आप सारे के सारे कांग्रेस ही थे, अपने ही कैंडिडेट को हरवाया आप लोगों ने। और आप लोग किस बेशर्मी से, बेशर्मी की नीतियां है इन लोगों की। अरे कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो, ना तुम्हारा कुछ ऐड हो रहा है, ना तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है, ना तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है। अरे तुम बोलो तो बोलो क्या? अभी भी तुम बोल रहे हो बीजेपी की मदद कर दी। चलिए ठीक है, ओके। मैं एक बात बताऊं, जिस तरह की आपकी, वरुण जी एक बात बोलना चाहता हूँ लास्ट, ये पार्टी का नहीं है, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूं। जैसी इनके अभी भाषा थी अभी पीछे जयप्रकाश की, बेईमान बोल रहा था और शब्दों की इस्तेमाल, जैसी इनके प्रवक्ताओं की भाषा है। पर्सनली आई वुड लव टू सी देम लूज, आई वुड लव टू सी देम लूज। चलिए, जैसा इनका चरित्र है, इनके विचार है, इनकी भाषा है, मतलब ये हारने के लायक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। चेक करिए आपका। नहीं प्लीज, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पर आने के बाद फिर चर्चा करेंगे। बताया ये गया है वहां से कि जो ऑब्जेक्शन है उनका निपटारा किया जाएगा पहले, और निपटारा होते ही काउंटिंग शुरू होगी। राज्यसभा का रण देख रहे हैं आप, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण को लेकर। नतीजों की जानकारी ये मिल रही है कि ऑब्जेक्शन का निपटारा होने के बाद बाकी वोटों की काउंटिंग होनी है। सीक्रेसी लीक की शिकायत की गई है। भाजपा ने 2 वोटों की शिकायत की है, कांग्रेस ने 1 वोट की शिकायत की है। कांग्रेस ने मंत्री अनिल विज की वोट की सीक्रेसी लीक की शिकायत की है, तो वहीं बीजेपी ने जो 2 शिकायतें की हैं उसमें भरत सिंह बेनीवाल और परमवीर सिंह के वोटों की शिकायत की खबर आ रही है। हालांकि कुछ और ऑब्जेक्शन भी सुनने में आ रहे हैं, वो तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होगी। वापस लौटते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ बात करेंगे। प्रियदर्शनी, मुझे ये बताएं कि अगर ये नतीजा 1-1 रहने वाला है तो फिर जिसके खाते में 2 लड़के 1 गई उसकी विन विन सिचुएशन है, या 1-1 रही तो दोनों के लिए बराबर है मामला? देखिए, अगर जीतते हैं तो कम से कम, मैं तो पहले की सेगमेंट में ये बात बोली। वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज मिल रही है जी आपकी। हाँ, तो मैं बोलूँ कि देखिए, अगर एक सेगमेंट की भी अगर बात करें तो हम तो इसका मतलब कि क्लैरिटी क्लियर हो गया कि जो कांग्रेस ने जो हमारे ऊपर हमेशा से आरोप लगाया कि ये खेला कर देंगे, ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कल भी किसी डिबेट पे बैठी हुई थी तो एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अरे ये तो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं हमारे विधायकों को। दाम भी बता दिया उन्होंने, वहां पे जो प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने दाम भी बता दिया। तो इसका मतलब कि आपको अपने ही विधायकों पे, अपनी ही टीम पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो कहीं नहीं गए, सारे के सारे विधायक, मैं जब चंडीगढ़ में थी, सारे के सारे विधायक उसी समय से, जब से विधानसभा चल रही है 14 तारीख से 15 तारीख से अभी तक सब चंडीगढ़ में ही है।
एक भी विधायक कहीं नहीं गया है, अपनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया है। इनके क्यों भाग रहे हैं, इनके क्यों अब्सकॉन्डिंग हो गए थे, क्या प्रॉब्लम थी? या बाई जो आ रही थी कि 5 गायब हैं या 5 वोटिंग क्रॉस वोटिंग होगी या फलाना ठिकाना, ये इनकी तरफ से आता है। तो प्रॉब्लम बेसिकली इनके संगठन में है, ये बात क्लैरिटी, कमजोरी कांग्रेस में है और ये नाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। दही इनकी खुद की खट्टी है और नाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है नागर साहब की, तो मैं बता रही हूँ कि नागर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है, तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना अभी बहुत जल्दी होगा। क्या होता है ऑब्जेक्शन, क्या नहीं होता, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, ठीक है, बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन देखते हैं, बहुत समय भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, हमने आधी आधी रात रुककर ऑफिस में नतीजों का इंतजार किया है। आधी आधी रात तक हुआ है। हाँ, तो ऐसा ना हो कि आधी रात तक रुकने की नौबत आए आज। हाँ ठीक है, बातें और बोलना चाहती हूँ। बोलिए, प्लीज बोलिए। जी देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी इन्होंने बोला कि इनको ना थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। मतलब ये मर्यादा का जो आज ये पाठ ये कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जो पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक लग रहा है। क्योंकि जब हुड्डा साहब को अपने बेटे के लिए मांगना होता था, ठीक है, तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है, अपनी कैंडिडेट को हरा रहे हैं तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है। और ये दलित की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी ही दलित नेत्री, महिला नेत्री का क्या हाल कर रखा है पार्टी में, ये तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है। अशोक तंवर का इन्होंने क्या हाल किया था, तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है। इन्होंने एक तरह से ट्राइबल और जो गरीब कहते हैं एससी की गलियों में जाके उनकी बस्तियों में जाके जो जलाया था, तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है। तो ये मर्यादा 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 जो ये शब्द बोलते हैं, ये मर्यादा पहले अपने ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। तब इनकी मर्यादा कहाँ जाती है जब इनके कोई प्रवक्ता आके झूठ मूठ हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये खेला कर देंगे और कल दाम भी बता रहे हैं हमें। आप ये बताइए कितनी अनर्गल बात है। मुझे लगता है कि सारे के सारे कांग्रेस प्रवक्ताओं को हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए, जिस किस्म से इन्होंने हमारी और हमारे शीर्ष नेतृत्व की, हमारे नेताओं की जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, जिस तरीके से बातें बोली हैं, इससे साफ पता लगता है कि इनके मन में चोट था। ये तो चाहते थे कि कोई आ जाए इनके पास, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। ओके, मैं सुरेश अरोड़ा साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के विधायक सचिवालय से कुछ जानकारी उनके पास क्या है वो सुन लेते हैं, फिर लौट रहा हूं मैं आपके पास। तो ऐसा होता है, पोलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जाती है जी, और रिपोर्ट से इलेक्शन कमीशन से आरोप परमिशन लेता है जी। तो अभी तक नहीं मिली, अभी रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो कांग्रेस के विधायक जो चंद्र प्रकाश हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी मतगणना की अनुमति नहीं मिली है। उनका ये कहना है कि जो चुनाव आयोग है उनसे अनुमति मांगी जाती है और वो अनुमति जो है वो अभी भेजी गई है उसकी अनुमति के लिए, और वो अनुमति जब आएगी उसके बाद ही जो है वो मतगणना शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। अभी तक मतगणना शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा साहब, सर अभी तक मतगणना शुरू नहीं हुई है, उसके पीछे क्या वजह है? चूंकि 5 तो बज चुके हैं सर। मतगणना से पहले कुछ ऑब्जेक्शन है, 2 ऑब्जेक्शन बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से। रिटर्निंग अफसर ये कह रहा है कि मैं चुनाव आयोग को भेजूंगा, जो वहां से निर्णय आएगा उसके बाद काउंटिंग शुरू करूंगा। तो ऑब्जेक्शन किस पे है सर? आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन दिया गया है क्या? और उनकी पार्टी की तरफ से अनिल विज के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया गया और उनका, हमारे 2 एमएलए हैं टोहाना से परविंदर जी और एक बरसिंह बेनीवाल के ऊपर दिया गया। परंतु मेरा एक मानना है कि जो वोट पोल हो जाती है उसके बाद ऑब्जेक्शन कोई मायना नहीं रखता, बल्कि उनका एक ऑब्जेक्शन तो पोलिंग खत्म होने के बाद 4:08 को है। जब उनको पहले ये देखा तो वहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, परंतु उनका ऑब्जेक्शन गलत है और डिसीजन जो चुनाव आयोग लेगा। आंकड़ा क्या कहता है सर? कांग्रेस को कोई किसी तरीके का डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है, धक्का करना चाहते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं। क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति नहीं है सर कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी गिनती होगी उसमें पता लग जाए। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा थे, जो कह रहे हैं कि मतगणना शुरू नहीं हुई है चूंकि कुछ ऑब्जेक्शन के चलते। चलिए, तो गिनती होगी तो पता लग ही जाएगा। वापस लौटते हैं। सुरेश अरोड़ा साहब, तो बता दिया उन्होंने क्या वजह है, ऑब्जेक्शन लगे हैं इसलिए गिनती में देरी हो रही है। आपके विधायक पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पूरे एक्टिव हैं वहां पर। मुझे बताएं जो नतीजा है ये
एक आपका जीता, एक बीजेपी का जीता, उससे बात बराबर हो जाएगी, या जो निर्दलीय हारा तो उसकी हार भी आप लोग काउंट करेंगे कि बीजेपी की ओर से भेजा गया आदमी हार गया? काउंट होगी जब इन्होंने मैदान में तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से बात कही गई कि मर्यादा की बात नहीं करनी चाहिए कांग्रेसियों को। बीजेपी की तरफ से कही गई कि बीजेपी मर्यादा में रहती है। इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, जिसके लिए आज हम आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, तीसरा कैंडिडेट खड़ा करना ही मर्यादा का उल्लंघन है, खुल्लम खुल्ला। जब आपके पास नंबर नहीं है तो आप भ्रष्टाचार की जननी पार्टी अपने आप को साबित करने के लिए नांदल जी को मैदान में उतारते हो। क्या राइट था? लोकतंत्र ने आपको कौन सा अधिकार दिया है? जब आपके पास नंबर नहीं, आप तीसरे कैंडिडेट के लिए 7 आदमियों के आप साइन करा के दे रहे हो। 3 आजाद थे खड़ा होने के लिए, 10 एमएलए के सिग्नेचर चाहिए थे, 7 सिग्नेचर बीजेपी ने उनको मुहैया कराए हैं। तो क्या यह मर्यादा है? इससे खुल्लम खुल्ला मर्यादा का उल्लंघन इस लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता। बात कर रहे थे शैलजा जी और अशोक तंवर जी के अपमान की। मैं ये बताना चाहता हूं प्रियदर्शनी जी, आपको और आपके माध्यम से आपकी पार्टी को, आप तो खैर खुद समझदार है, जानती हैं, लेकिन जो बीजेपी में गूंगे, बहरे और जाहिल लोग भरे पड़े, उनको आपके माध्यम से बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा जी लोकसभा की सांसद हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे बड़े महकमों की मंत्री थी। कभी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने दलित समाज के सांसदों का या विधायकों का शोषण नहीं किया, अपमान नहीं किया। आप बताइए, हरियाणा की कैबिनेट में कोई, नायब सिंह खट्टर साहब की कैबिनेट में पहली बार कोई दलित मंत्री नहीं बनाया आपने, राज्य मंत्री थे। आज तक के इतिहास में हरियाणा बड़ा कैबिनेट मंत्री दलित समाज से होता था, आपने राज्य मंत्री पे अंकुश लगा दिया, उससे ऊपर नहीं बढ़ने दिया किसी को। और दूसरी बात, कुमारी शैलजा जी के बाद बताना चाहता हूं अशोक तंवर जी को, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी, उसके बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, सिरसा से लोकसभा सांसद। इतने ये तो हाई कमांड की बातें हो गई ना सुरेश भाई। हरियाणा में सारे बड़े नेताओं ने, खुद भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अशोक तंवर जी के लिए मतदान की अपील की थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब इतने पद बांटे अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी गली कूचे में टेंट लगाकर भंडारे का आयोजन किया कि दलितों का सम्मान सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं और बीजेपी के लोग गदगद हुए? आपका दलित तो अशोक तंवर बतौर प्रदेश अध्यक्ष जितनी मीटिंग बुलाते थे उसमें कितने लोग जाते थे? ये किससे छुपा हुआ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो मान सम्मान दलित समुदाय के नुमाइंदों को दिया गया कभी नहीं मिला किसी को। और भारतीय जनता दिल्ली में अशोक तंवर के साथ जो हुआ वो किससे छुपा हुआ है सर? नहीं, चलो, एक पता नहीं किस कारण से अशोक तंवर जी पार्टी छोड़कर चले गए। नहीं, छोड़कर गए वो नहीं कह रहा मैं। दिल्ली में जो वाकया हुआ, वो जो अशोक तंवर घायल हुए, वो बीजेपी वालों ने तो नहीं किया था ना? नहीं, वो तो किसी व्यक्ति को चलते हुए चोट लग जाती है। अब अनिल विज जी के दोनों पांव खराब हो गए, चोट लगी, चोटिल हो गई वो। अगर हम कहने लगे कि वो खट्टर जी ने, नायब सिंह सैनी नहीं, अरे भाई, वो अपने घर में गिरे हैं, वो कार्यक्रम में, मतलब आप कैसे, ये तुलना कैसे हो सकती है? नहीं, एक मतलब एक कमाल कर रहे हैं। क्या अशोक तंवर ने कभी इस बात को डिनाई किया कि मुझ पर हमला नहीं हुआ था? वरुण जी, मेरी बात भी सुनिए एक बार। आपने बाथरूम की 4 द्वारी के अंदर गिरना, मतलब कमाल हो गया। क्या कंपैरिजन है सर? ये क्या कंपैरिजन है? मुझे बताएं अशोक तंवर, अच्छा आप बताएं अशोक तंवर को कैसे चोट लगी, आप बताएं, आज स्पष्ट करें। देखिए, भीड़ में धक्का मुक्की भी हो जाती है और अक्सर होते हैं ये चीजें। इस बात को आप अशोक तंवर जी से भी पूछ सकते हो। ओके, भीड़ में धक्का, ठीक है, नहीं, ओके, अच्छी बात कहना चाह रहा था। हाँ, भीड़ और कहना चाह रहा था, इनेलो के प्रवक्ता साथी ने जिक्र किया 2G का, नेशनल हेराल्ड केस का, बफोर्स का, बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पढ़ लिख के डिबेट में आना चाहिए। ये कोई लक्ष्य दल नहीं है, यहाँ पर ये कांग्रेस है, थिंक टैंक लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। बात कर रहे थे असंध में कांड हुआ, असंध में आज तक कोई कांड नहीं हुआ।
ये इनालो है जिसको राजनीति का ये क्षेत्रवाद से बाहर नहीं ये लोग निकल पाए। निसिंग कांड का जिक्र शायद उसके साथ में असंध भी जोड़ दिया। अरे भाई, असंध में आज तक एक भी किसान आंदोलन ही नहीं हुआ, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, बताइएगा। ठीक है। और जितने आपने नाम लिए सभी में बाइज्जत बरी हो के आए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। आपकी तरह तिहाड़ जेल में 10 साल रहने के लिए कारावास की कड़ी सजा नहीं सुनाई। रजत, ओके, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया रजत। और ये कह रहे थे कि आप बेशर्मी से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, हम बेशर्मी से नहीं कर रहे। मैं नहीं सर, ये स्पष्ट जवाब नहीं, सुरेश भाई आपने ये जवाब नहीं दिया ना कि क्यों वोट नहीं मांगा आप लोगों ने। एक सेकंड, 2 बार इन्होंने आरोप लगाया, मैंने ना मैं उन शब्दों में गया ना उस बात का जवाब दिया, मैं वो पूरी करना चाहता हूं। किसान आंदोलन का इन्होंने जिक्र किया, मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। मैं ये याद कराना चाहता हूं, कंडेला कांड में किसानों को किस तरीके से गोलियों से भूना था, हरियाणा की जनता आज तक नहीं भूली। मैन कांड क्या था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दौरा करना पड़ा था। आज तक ऐसी स्थिति जो थी, खतरनाक स्थिति, कहीं हरियाणा में पैदा नहीं हुई, इनके राज्य में हुई है। जहां इनकी रैली होती थी ना वरुण जी, दौरा मिर्चपुर कांड के बाद भी हुआ था केंद्र के नेताओं का, भाग जाते थे। वो पढ़िए आप। एक सेकंड, नहीं मुझे आप समय प्लीज, 1 सेकंड की बात है, बीच में आप बोलोगे तो समय ज्यादा खराब होगा। मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं, मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा। इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, विधानसभा से रिजाइन नहीं दिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार और मोदी की सरकार का 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए लोगों ने चुन के भेजे थे, उसका विरोध किया सड़क से संसद तक। कांग्रेस पार्टी ने अभय सिंह चौटाला की लोकदल की तरह मूंछ पाके मतदान नहीं छोड़ा। ये हमारी फितरत नहीं है, ना कभी मुगलों से हारे, ना कभी अंग्रेजों से हारे, हमने तो देश को स्वतंत्र कराया। एक बात और कह रहे थे ये, इन्होंने एक बात बड़ी और बोली कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में वहां पे रिजाइन नहीं दिया। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के किसान आंदोलन से किसानों ने भगा दिया कि आप 3 काले कानून पास करने वाली भाजपा को वोट देते हो, और किसान आंदोलन में यहां आके आप किसानों को उकसाते हो। बड़े ओम प्रकाश चौटाला की वीडियो मिल जाएगी। ओके बस सर, हो गया सब, मैंने पूरा समय दिया। सड़क में ओके, 1 बाय 1, ठीक है, 1 ओके सर, समय हो गया सर, दे समय हो गया ना, प्लीज रजत पंजेटा। देखिए, आप बताएंगे वरुण जी, मैंने नेशनल हेराल्ड टीवी का नाम लिया, आप बताएंगे मुझे नहीं पता इनको कहाँ से आकाशवाणी सुनती है, कहाँ से इनको चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि किसान आंदोलन के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गोपाल कांडा, जेजेपी वाले और बीजेपी वाले ने सबने अपना एक पैक्ट बनाया अभय सिंह चौटाला जी को हराने के लिए। जिस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसा विधायक जिसने इस्तीफा दिया अपनी सीट से, इनको तो अपना सत्ता का घोड़े गाड़ी इतना सुख प्यारा है, ये नहीं दे सकते, इनके बस की बात नहीं है। ये तो किसी भी मुद्दे के ऊपर कब नहीं दे सकते। कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे तुम विधानसभा में बैठ के? अरे भूपेंद्र हुड्डा को पढ़ने नहीं दिया किसी आंदोलन में, भूपेंद्र हुड्डा को नहीं पढ़ने दिया, रणदीप सुरजेवाला को नहीं पढ़ने दिया। क्या बातें करते हो भैया? कितनी जगहों से भगाया, कितने टोल से? जब आपने अभय सिंह जी के खिलाफ सारे के सारे इकट्ठे हो गए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। आज जिसका विधायक है 2 साल पहले उसकी जमानत जब्त होगी, सारे वोट भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए, गोपाल कांडा को, जिनकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। उसके बाद एक मामला नहीं है भूपेंद्र हुड्डा की मर्यादा की बात करते, IM मानिक सर का मामला है, इंडस्ट्रियल प्लॉट का अलॉटमेंट स्कैम है पंचकुला का, सोनीपत का लैंड स्कैम है, अंबाला का लैंड स्कैम है, रिलायंस का लैंड स्कैम है, KOG सेक्टर 29 गुड़गांव का लैंड स्कैम है, वजीराबाद की DLF की लैंड 2009 वाली लैंड की सेल की डीड है। उसके बाद राजीव गांधी ट्रस्ट उल्लाबाद वाला स्कैम है, रोहतक का लैंड स्कैम है, कुरुक्षेत्र का लैंड स्कैम है, 56 सेक्टर 58 और 65 गुड़गांव लैंड स्कैम है। उसके बाद करें हम नौकरी आए, तुम्हारे खुद के कैप्टन अजय यादव का इंटरव्यू नहीं सुना? क्या बोल रहे थे? आपको याद होगा कि पहले अपना घर भरेंगे, 50 वोट के बदले एक नौकरी देंगे। कौन से चरित्र, कौन सी मर्यादा, पता नहीं क्या बैठ के यहाँ जवाब देते हो भैया। कौन से कठोर केस में तुम्हें क्लीन चिट मिल गई? क्या कोयले घोटाले में क्लीन चिट मिल गई?
कुलनवीन जिंदल के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो भैया? अरे कितने केस दोबारा अंडर कंसिडरेशन है, ये नहीं पता ईजीएम वाले मामले। एक ऐसा मामला नहीं है 82 के रेट के अंदर जिसकी अपील 95 में 96 में कैंसिल हो गई। मेरा मुंह मत खुलवाओ, सारे हजारों लोग आ जाएंगे इस रिजल्ट को लेकर, इस सेम रीअलॉटमेंट करो हमारी 2005 में जो 82 का रेट था। छोड़िए, मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है, वो इंसाफ कहाँ हुआ है? बीजेपी क्या स्टैंड लेगी वो बीजेपी ने देखा है, उसको चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आप ये मत लूट के खाए पड़े हो देश प्रदेश को। आपके मुंह से ऐसी बातें शुभानी जैसी लाइन झड़ियां लगी पड़ी है भैया। 300 पेज की चार्जशीट दी थी आपके खिलाफ सबूतों के साथ। ठीक है, तभी बाहर बैठे हो ये सेटिंग कर करके। अच्छा, हम छोड़ो, आप जो 70-75 सीटें थी, मैं काउंटर कर लिया। अब मेरे सवाल पे आइए प्लीज। अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए टेक्निकली 1-2 वोट रिजेक्ट हो गए, विनिंग नंबर तो तब भी है, लेकिन अगर कोई क्रॉस वोट हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट को भी यही माना जाएगा गलती हो गई, या फिर इसमें कुछ डेलिब्रेट अटेम्प्ट लग सकता है? क्योंकि अभय चौटाला ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को इतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने हैं। आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जैसा पहला वो बात तो अच्छा है क्योंकि ये बातें बीच में रह गई। इन्होंने जब कहा कि ये मर्यादा की बात नहीं है कि तीसरा कैंडिडेट आ गया, यहीं से ऐसा पता चलता है, प्रतीत होता है। अरे जब सुभाष चंद्र आए थे वो भी तो तीसरे कैंडिडेट थे। हाथों में क्या हो गया था? भूपेंद्र उठा के कांपने लग गए थे, कुछ और दिक्कत आ गई थी, क्यों नहीं भरा अपना, क्यों नहीं डाली? मतलब ये तो अलग बात हो गई। ये तक सुनने में आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा सुभाष चंद्रा से बहुत मोटे पैसे की डील करी। नहीं, ये तो आरोप हो गया ना, विधायकों तक तो वो पैसे भी नहीं पहुंचे। नहीं रजत, ये इस एलिगेशन का कोई मतलब नहीं। हाँ, सुरेश रोड कह रहे एलिगेशन क्यों नहीं है? नहीं भाई, तीसरा फ्री में था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने आर के आनंद हमारा उम्मीदवार नहीं है, यही कहा ना उन्होंने। लेकिन तीसरा उम्मीदवार क्यों उतारा, ये मर्यादा नहीं है। तो सुरेश भाई को ये जानना होगा कि नंबर होने के बाद भी लगातार 2 चुनाव हार जाना, तो आप लोगों ने वो दिखाया है ना, वो स्कोप बीजेपी को कि इनके पास नंबर होते हैं, ये रायपुर ले जाते हैं, ये लोगों को रखते हैं, उसके बावजूद चुनाव हार जाते हैं, और एक नहीं 2-2 चुनाव हार जाते हैं। तो तीसरा क्यों ना उतारा जाए? नंबर होने के बाद भी आप लोग हारे ना पिछले 2 चुनाव। तो आपने पहले बताया कि आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद मैच के दिन एक्सपोज 2 बार हो चुके हैं, तो क्यों नहीं ट्राई करेंगे? वो फिर आपके सामने तीसरा स्पिनर गुगली डालेंगे, हो सकता है फिर कुछ हो जाए, ना हो तो ना सही। तो तीसरा उम्मीदवार उतारने का तो विकल्प, ऑप्शन, मौका आप ही ने दिया, क्योंकि पहले 2 बार कामयाबी मिल चुकी है। मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक शायद कुछ अपडेट आ जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उम्मीद ये कर रहे थे हम कि अब तक कुछ आंकड़े सामने आ जाएं तो क्लियर होगा, लेकिन पता लगा है कि अभी गिनती में समय लगने वाला है। ये समय कितनी देर का है, क्या ये समय आधी रात तक जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब 88 वोट के हिसाब से जीतने का नंबर है 30, 31 की जगह 30 हो गया है। तो संजय भाटिया को जब 30 मिले तो भाजपा के बचे हुए 18 प्लस 3 निर्दलीय, ये 21 वोट गए सतीश नांदल के पास, तो फिर 30 चाहिए, फिर 9। वो 9 का आंकड़ा कहां से आएगा? क्या कुछ वोट अमान्य घोषित हो सकते हैं? क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? और इतने बड़े पैमाने पर एक दो वोट का शायद समझ आ जाए, लेकिन 9 वोट अमान्य घोषित हो सकते हैं क्या, या रिजेक्ट हो सकते हैं, या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? ये नतीजे बताएंगे। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस बता रही है कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। भाजपा कह रही है कि दूसरा भी जीत सकता है, लेकिन जैसा सुबह माहौल था, शाम होते होते ऐसा लगा कि कांग्रेस ने अपना जो स्कोर है, अपना जो गोल है, वो सेव कर लिया है। लेकिन कुछ सीटें या 37 के बाद कुछ नंबर इधर उधर हुए तो सवाल उठना तय है। वापस लौटते हैं, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी, अभी इंतजार तो हमें करना है, राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा की राजनीति में कैसी चर्चा रहेगी, क्योंकि पहले 2 चुनाव की चर्चा बहुत रही है। इस चुनाव की चर्चा किस लिहाज से रह सकती है? बीजेपी की प्लानिंग के लिहाज से, तीसरा उम्मीदवार फील्ड करने की रणनीति के लिहाज से?
देखिए, इस चुनाव की चर्चा इस लिहाज से रहेगी कि कांग्रेस को इस समय आकलन करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था सुरेश जी से, इन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज का कि जो तीसरा कैंडिडेट है अगर ये हार गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, अगर नागर साहब हार गए, वैसे वो हार नहीं रहे, लेकिन हाइपोथेटिकल अगर वो हार गए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जिसको कहते हैं ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की हार होगी या नहीं होगी? इस बात को बड़ी चालाकी से मेरे सीनियर प्रवक्ता बड़ी चालाकी से इसको घुमा दिए, ठीक है, इस बात का जवाब नहीं दिया। आपने बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद रजत जी ने भी पूछा यही सेम सवाल दूसरे लहजे में, इसका भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। लेकिन मैं जवाब देती हूँ इसका, मैं जवाब देती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो इनके हिसाब से हमारे कैंडिडेट है, लोकतंत्र में पहली बात कि कोई भी व्यक्ति निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संविधान बोलता है। अरे भैया, जो संविधान की किताब लेके घूम रहे थे, कम से कम वो संविधान की किताबें तो पढ़ लेते। तो जो बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। अब संविधान में लिखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से अपना पर्चा भर सकता है। उन्होंने अपना पर्चा भरा, नागर साहब ने बाकायदा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये मोहनलाल पटेल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया। इसका मतलब कि इस समय वो पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नागर साहब, भाई अब इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जिसने पर्चा भरा है वो अपने लिए वोट मांगने तो जाएगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत होगी? ये कौन सा खेला कर दिया? तो इनके प्रत्याशी अगर कहीं भागे, इनसिक्योर कौन हो रहा था? कौन इनसिक्योर हो रहा था? वरुण जी आप बताइए। कोई इनसिक्योर नहीं हो रहा था, इनसिक्योर सिर्फ कांग्रेस हो रही थी। तो किसके विधायक चंडीगढ़ से भागे हैं? कांग्रेस के विधायक भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो वही थे, सारे विधायक वही थे। मैं तो परसों मिलके भी वो सारे विधायक एक ही जगह एकत्रित थे, सब वही थे, बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन ने बोल दिया जी आपको इधर बैठ रहे हैं, हम बैठे हैं उधर। तो ये कहाँ तक भाग रहे थे? 5 एब्सकॉन्डिंग थे या नहीं थे? ये हकीकत है, इनके 5 विधायक एब्सकॉन्डिंग थे। इसका जवाब सुरेश जी दे। मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। और ये फैक्ट है वरुण जी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कहाँ थे इनके विधायक जिनको पकड़ के लेके आई है? ठीक, तो इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज है। दूसरी बात, अब जब इन्होंने बातें पुरर कहते ना, वो कहते ना बात चली है तो अब दूर तक जाएगी। जब इन्होंने नेहरू जी का जिक्र कर ही दिया है प्लीज तो आइए वापस बात कर ही ले लेते हैं। नहीं प्लीज, हाँ, आज 2026 में रहते हैं ना, प्लीज। नहीं तो फिर सुरेश जी, वरुण जी, तो आपने सुरेश जी को क्यों बोला? ये नेहरू जी की बातें करने लग गए थे ये, ठीक है। नहीं कोई कर रहा है तो आप भी मत करिए ना। आज के चुनाव की बात करते हैं ना, प्लीज। तो आज के अगर चुनाव की भी बात कर ले तो मैं बताती हूँ कि आज के चुनाव में आप देखिएगा नागर साहब भी इन्हीं के जो विधायक, जो मूर्ख विधायक जो ऐसी हरकतें करेंगे, उन्हीं के कारण हम नहीं, कोई विधायक मूर्ख नहीं है, कई अंतरात्मा की आवाज बड़ा फेमस वर्ड है भाई। तो सुरेश जी, ओके सुरेश जी आज आ रहा हूँ। उड़ीसा में आपके 3 विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि बात हरियाणा की करनी चाहिए, लेकिन छिड़ा है तो फिर बिहार में आपके कुल विधायक 6 हैं, 3 विधायक आए ही नहीं और वोटिंग टाइम तक उनका फोन स्विच ऑफ रहा। तो अब ये जो उड़ीसा में चल रहा है, ये जो बिहार में चल रहा है, मतलब 6 में से 3 विधायक आए नहीं। ये फील्ड किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा जाए, सारे मिलकर उनको पहुंचाएंगे, नंबर है। समझदारी दिखाई, तेजस्वी यादव नहीं खड़े हुए और वो उम्मीदवार हार गया जो भी खड़ा हुआ। मतलब लगभग अभी रिजल्ट आने फाइनल नहीं है, लेकिन पता लग गया। मतलब कांग्रेस के 6 में से 3 उम्मीदवार आए नहीं। आपके उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सामने आके मान लिया कि हमारे 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो सर ये चीजें जो दूसरे राज्यों में चल रही है, हरियाणा कितना अछूता रहेगा इससे? वरुण जी, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत की, हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा और दशा देता है। हम दूसरों का अनुसरण करने वाले नहीं हैं। अगर आप बात करो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला राजनीतिक प्रदेश हरियाणा ही है। वहां पर क्या कारण है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं उड़ीसा के बारे में, लेकिन मैं हरियाणा पे लौटता हूं। प्रियदर्शनी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस के विधायक बाहर गए, इनसिक्योर थे। कांग्रेस के विधायक प्रियदर्शनी जी बाहर जरूर गए। उस भय के माहौल को
पैदा करने का श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 2 चुनाव हम पिछले जीते जिताए हारे हैं, तो हम अपनी रणनीति भी बनाना जानते हैं और कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है। ये स्थिति पैदा किसने की हरियाणा में, जिसके लिए हमने शिमला तक जाना पड़ा? मैं बड़ी बेबाक टिप्पणी कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा एक सवाल है इसमें, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं सुरेश भाई, एक सवाल है मेरा जी। आपने कहा कि दूध के जले हैं इसलिए मतलब भय का माहौल बीजेपी ने बनाया इसलिए वहां ले गए। सर उसका फायदा क्या हुआ? आप पिछली बार रायपुर लेकर गए थे, बढ़िया रिजॉर्ट में रुकवाया था, सामने से लेक दिखती थी, वहां से आप दिल्ली आए वोटिंग वाले दिन, सीधा बस में बैठ के गए विधानसभा, कोई राइट लेफ्ट नहीं, सीधा वोट डाला, फिर भी अजय माकन चुनाव हार गए। तो बाहर ले जाने के बाद भी पिछली बार फायदा नहीं हुआ ना? वरुण जी, पिछली बार बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर थी। और जो आपने बात की, एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने कहा कि आप अंतरात्मा की आवाज, पिछली बार हमारे एक विधायक ने अंतरात्मा की आवाज पे दी थी, वोट दिया था। देखिए जो सच्चाई है वो मैं मानता हूं, खुली बात है, लेकिन इस बार हमारे पास पर्याप्त नंबर से ज्यादा हैं, 37 हैं, 31 चाहिए। तो अब इस बार ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। ये मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपको बात बताता हूं। रही बात इन्होंने कही थी नेहरू जी के बारे में जिक्र करने लगे, नेहरू जी का तो इतना बड़ा दिल था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया था, और इतना बड़ा दलित प्रेम था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी दूसरी पार्टी का होने के बावजूद अपनी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उनके बारे में आज की राजनीति में कोई चर्चा नहीं, उनके खिलाफ तो उम्मीदवार भी खड़ा किया था, ऐसा थोड़ी है, उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़ा हुआ था चुनाव में, वो छोड़ देते हैं। एक बात मैं और बताना चाह रहा था वरुण जी, एक बात निचोड़ के तौर पे आई कि पिछले 2 चुनाव में हम जो राज्यसभा में अपनी पुअर मैनेजमेंट या रणनीति न होने के कारण चुनाव हारे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है। एक तो बात मैं स्पष्ट करता हूं, प्रियदर्शनी जी कह रहे थे कि आजाद खड़ा होने का संवैधानिक अधिकार है, किसी का भी है, आजाद खड़े हो जाएं। नांदल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बीजेपी से रिजाइन भी कर दिया और जनता के सामने आजाद प्रत्याशी के तौर पे आए। लेकिन प्रियदर्शनी जी, बेखूबी ये भी मैं बताना चाहता हूं कि 7 बीजेपी के विधायकों के समर्थन के बाद वो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो आजाद नहीं कह सकते, वो बीजेपी के हैं। और जिस बात का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी जवाब देने से बच रही है, मैं स्पष्ट करता हूं, अगर नांदल साहब तीसरे कैंडिडेट, जिसको मैं प्रवक्ता के तौर पे बीजेपी का कैंडिडेट बताता हूं श्रीराम, अगर वो हारते हैं तो वो बीजेपी की हार होगी। ये सवाल आप गांठ बांध कर ले जाना और बीजेपी के मुख्यालय में बता देना जाके, ठीक है, नांदल की बीजेपी की हार मानी जाएगी। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया है। ठीक है, ओके। एक बात सर आगे ना सारा जवाब ले लिया मैंने, प्लीज सारा बात सुन ली। जी। रजत पंजेटा भाई, उड़ीसा बिहार का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा चुनाव है तो कर लें। ये क्रॉस वोटिंग, ये मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना, ये अंतरात्मा की आवाज काम तो करती है। ये तो लोग शब्द ही भूल गए थे, मैंने एक डिबेट में इस शब्द को उठाया था, आपको याद होगा। लेकिन ये इनका चरित्र है, ये इनका स्वभाव है, ये कुछ भी कह लें। मगर आप ये जब, क्योंकि मर्यादा की बात, तीसरा कैंडिडेट आर के आनंद जी दूसरे कैंडिडेट थे, सुभाष चंद्रा जी तीसरे कैंडिडेट थे, सबको पता है सबसे कम वोट आई थी, 15 वोट आई थी मात्र, और हमारे को आई थी 21 वोट, 14 कैंसिल होने के बाद कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो 14 होती तो हमारे 35 होते और हमारा जीता पड़ा था एनएलडी का और कांग्रेस का जो संयुक्त कैंडिडेट था। मगर वहां पर अंतरात्मा की आवाज खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, देखो कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है कि बैलेट पेपर को खाली छोड़ दो। ये औरों के लिए संकेत था भी मैंने खाली छोड़ दिया, तुम्हारे को इशारा है, पेन बदल दिया गया है, पेन बदल दो अपना। पेन बदलने की ड्यूटी शायद अपना जयप्रकाश जी की लगाई थी, कोई पेन बदल दिया और बाकी आगे, और सूर्जेवाला जी ने चलो अपना जो वोट था, अपना बैलेट था, वो चिरंजीवी को दिखा दिया था। उनका तो सिर्फ इस वजह से कैंसिल था। तो आप ये देखिए कि मर्यादा की बात करते हैं, तीसरा कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, अपना खुद का कैंडिडेट को हराना, ये कौन सी मर्यादा? मुझे समझ नहीं आता कि आपका अपना कैंडिडेट है, आप लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे वो लड़ चुके हैं
और जब ये डिबेट चली रही थी, मैंने शुरू में कहा था आप एक बार चेक कराओ उड़ीसा में क्या हुआ। आप अभी आपने बिहार का भी जिक्र किया, तो ये इनका तो शुरू से चरित्र रहा है। इतने बड़े बड़े नाम, हिमाचल में अभिषेक मनु सिंह भी हारे थे इसी तरह 40 वोट होने के बाद। इतने वो, अरे पूछो ना मतलब। अरे सर मैं एक सेकंड, वो तो ईश्वर सहाय था। ये जो कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस है, ये सोनिया जी को इनवाइट करने गए थे कि आप हिमाचल से लड़िए, हमारे पास 40 का नंबर है। वो सोनिया जी चली गई लड़ने राजस्थान, यहां से लड़ जाती, बीजेपी के 25 कांग्रेस के 40 और फिर बीजेपी का जीत गया। मतलब टेक्स्ट बुक में पढ़ने लायक मामला। ये तो सुक्खू जी पे ईश्वर सहाय था, सोनिया जी ने बात नहीं मानी। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह थी डर के मारे जो रणदीप सुरजेवाला को भी हरियाणा पे विश्वास नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात जरूर, क्योंकि ये जो उठी है ना, एक बात मैं जरूर कहूंगा, इनका ऐसी फूट देखते हुए भी अगर भाजपा और ये जो पुराना, चाहे अजय माकन का हो या अभिषेक मनु, ये सॉरी ये आर.के. आनंद जी वाला हो, अगर इसके बाद, क्योंकि अभी तक ऐसा इनका तो आपको पता ही है, अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब भी आपने देख लिया था इनके कितनी आपस में इनकी फूट है, कितनी गुटबाजी है। उसके बाद भी अगर हारती है तो ये प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा कांग्रेस पे, ये बीजेपी पे ही खड़ा होगा, इनकी मैनेजमेंट पे खड़ा होगा कि इतना कुछ होने के बाद, 2 चुनाव के बाद भी, और हिमाचल का एग्जाम्पल ले लो, इतने बड़े बड़े नाम, तो ये तो प्रश्न लो, ये तो बात ठीक बोल रहे हैं सुरेश मोड़ जी की, ये तो एक तरीके से भाजपा की हार होगी। ये तो इसमें तो इनकी मैनेजमेंट की कमी रहेगी बिल्कुल। और पुराना वो एक सीट बीजेपी को, एक कांग्रेस को, तो भाजपा की हार कैसे? मामला टाई हुआ ना। ना आप समझे नहीं ना बात। इसमें ये ये लोग ये कह रहे कि जैसे वो उपाध्यक्ष थे, मतलब बीजेपी के थे, ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बाकी एमएलए जो हैं जिनकी वोट बचेगी वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक तरीके से साथ पे लग गई ना, आपकी इज्जत तो दांव पे लग गई। एक तरीके से तो आप ये ठीक कह रहे हैं, भाजपा की तो उस हार है ही है फिर। ठीक है, और फिर पुराना रिकॉर्ड देख लो। लेकिन ये जो कह रहे थे कि हरियाणा से लोग सीखते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि आया गया राम में हरियाणा ही बदनाम है। एक दिन में कितने दल बदले थे, वो इन्हीं के, शायद अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, इन्हीं से जुड़ते हैं उतार जाके। तो पुराना इतिहास रहा इनका, तो मतलब दल बदल का, और ये बनी सरकारें गिराने का, उनके एमएलए छीन के ले जाने का, हॉर्स ट्रेडिंग ये भी करते रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सारे ऑड्स आपके फेवर कर रहे हो, अगर आप सत्ता में हो, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इतने बड़े बड़े नाम हार जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर तो सीधा, क्योंकि चलो अब हम खट्टर जी को पहले इसका श्रेय दें कि खट्टर जी तब कर गए काम। अब खट्टर जी लेकिन 2 दिन को भी आते, अब तो जोड़ी है इनकी भी डबल इंजन की सरकार है एक तरीके से। उसको उधर खट्टर जी आए, इधर सैनी साहब है, तो सैनी साहब और खट्टर जी दोनों की इज्जत के ऊपर बट्टा। नौ विधायक थोड़ी ना टूटते हैं भाई, 9 विधायक थोड़ी टूटते हैं, ये तो ठीक है। 9 विधायक 14 टूट गए, 15 टूट गए हुड्डा साहब के समय। भाई हाई कमांड ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी गुट का आदमी नहीं दिया ना, ऐसा आदमी जिसपे किसी को एतराज ही ना हो। हाई कमांड प्ले क्लेवर सर। अरे नहीं, ये तो उसका कोई बड़ी बात नहीं थी, इलेक्शन कोई ओके ठीक है, कांग्रेस को ओके प्रियदर्शनी भाई, आप कुछ भी कहें, एक संजय भाटिया जीते, एक करमवीर बौद्ध जीते, लेकिन सतीश नांदल की हार आपके खाते में काउंट की जाएगी। नहीं, अगर मान लीजिए वो हारते हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल, वैसे वो नहीं हार रहे, मैं बार बार बोल के जा रही हूँ, वो हार नहीं रहे हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर लेते हैं कि अगर सतीश नागल जी हार जाते हैं, तो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है कांग्रेस के ऊपर की, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आपकी जीत इसमें है कि आपने इनका पेट्रोल खर्च करवा दिया, आपकी जीत इसमें है कि आपने इनका टूर एंड ट्रैवल के पैसे खर्च करवा दिए, इनको होटल में स्टे करवा दिया, कुफरी से लेकर कसौली तक। वरुण जी, हम नहीं बोल रहे हैं इनको कहीं जाने के लिए, ये खुद ही कहीं भाग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे। आज पूरे दिन आपके चैनल में मैंने देखा था, आपका चैनल सुबह से देख रही हूँ, आपका चैनल, आपके चैनल में दिखा रहे थे वो गाड़ियां ऐसे जा रही हैं एक लाइन में, सारी की सारी। तो इनको खुद ही शौक पड़ रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है भाई, चंडीगढ़ में रहो, कौन मना कर रहा है? पेट्रोल इतना कहाँ
के पकौड़े और चाय पी रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, एलपीजी महंगा है, ये सब दुनिया भर की बकवास कर रहे हैं वो। और आपके नेता पेट्रोल डाल के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, आओ चंडीगढ़ में बैठो जैसे हमारे विधायक बैठे हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इनको अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं है। और मैं बताऊं, आने वाले दौर में अभी आपको कुछ घंटे ही बचे हैं, रात तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी, पता लग जाएगा घर का बेबी कौन। चलिए, मैं एक सवाल फ्लिप करके आपसे पूछता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी से। मान लीजिए कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीत रहा है, लेकिन नंबर अगर 37 से एक भी कम है, 36-35 है, तो क्या इसे कांग्रेस के अंदर स्टिल गुटबाजी माना जाएगा? हाँ, एकदम माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और ये तो है ही इनके अंदर, अब देखिएगा होगा, ये गारंटी होगा, हम नहीं बोल रहे हैं। अब आपको जो ऑफ द रिकॉर्ड पता है वो आप बता नहीं रही हैं। नहीं, मेरे को मैं कोई एमएलए विधायक थोड़ी हूँ सर, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ। आपकी बात हो रही है ना चंडीगढ़ बार बार, तो मुझे लगा कुछ शायद हिंट, कुछ इनपुट आपके पास हो। बस बातचीत अलग बात है, वो तो आदमी बात करता ही, आप बैठेगा तो 4 बातें होंगी। तो खैर सर, अंतरात्मा की आवाज अगर हम बोले तो अंतरात्मा की आवाज जो है इनके विधायकों की, जैसे ही वोट डाल के जाते हैं हमारे नेताओं से मिलने लगते हैं। हमारे नेता नहीं जा रहे इनसे मिलने के लिए, इनके विधायकों से। ओके, ठीक है। तो आप इनसे बोलिए ना, इनसे पूछिए, इनकी अंतरात्मा की आवाज जो है ये अचानक इनके नेताओं की कब जागृत हो रही है, कब जा रहे हैं? ठीक, ओके। रजत, 37 की जगह 36, 35, 34 जीत तो गया फिर कांग्रेस का कैंडिडेट, तो क्या फिर डिबेट का टॉपिक बचता है आने वाले दिनों में या नहीं? नहीं, अब इसको तो टॉपिक को मुझे लगता है आज ही रिजल्ट आ जाएगा, आज ही इस टॉपिक के ऊपर विराम लगा देना चाहिए। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हारता है तो मुझे लगता है नहीं, हारता नहीं है। मान लीजिए 37 नहीं होते, 34 आ गए, 3 खराब हो गए, 34, 33 हो गए, फिर नहीं इतने कम हो गए, फिर तो हार ही जाएगा। अगर यहाँ तक बात चली गई होगी तो बीच में कोई कच्चा नहीं छोड़ता है काम, फिर तो हार जाएगा। फिर ये अगले चुनाव से पहले तक तो नहीं मैं कह सकता, जब तक सृष्टि बची है तब तक हम इनको जीने नहीं देंगे। इनके हर डिबेट पे ना इनकी असलियत और इनकी ऐसी करेंगे ना, ये बिल नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। ये बिकाऊ माल है शुरू से ही, ये मिले हुए हैं आपस के अंदर। मैं बता रहा हूँ, ये जो पिछला विधानसभा सत्र था उसका अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा इस बात का सबूत था किस कदर तक ये आपस के अंदर इनके अंदर टूट है, किस कदर तक। वहां पे भूपेंद्र हुड्डा के साइन वोटिंग से पहले जिनके साइन थे चंद्रमोहन जी के थे, वो कहाँ थे? वो वोटिंग गोकुल सेतिया के थे, वो थे ही नहीं। निंदा प्रस्ताव लेके आए ये लोग। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मदद की थी, ऑन चैनल बोलते हैं। अरे सर, वो तो सरकाज़म था ना। आप क्या आज भी क्या बोलते हैं? 1.5 साल से आप उस बात को लेकर चल रहे हैं, वो तो पता था तंज कस रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं। जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको कैसे कोई झुठला सकता है? इसके ऊपर तो कैमरा लग चुके हैं, टीवी की। विधानसभा सत्र कवर नहीं किया क्या किसी ने? क्या शीतकालीन सत्र जो था उसका जो अविश्वास प्रस्ताव था वो अखबारों पर नहीं आया क्या? अगले दिन औंधे मुंह गिर गया क्या? खबरें नहीं छपी क्या? तो इनके अंदर की फूट दिखला रहा है या एकता दिखला रहा है? कम से कम वही वोटिंग कर देते, पता चल जाता राज्यसभा चुनाव में क्या करेंगे। ये तो मतलब कंप्लीट फेलियर में बीजेपी का मानूंगा कि अगर अब भी नहीं जीत पाए ना, अब भी कांग्रेस का नहीं हरा पाए, तो इनकी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। ये बिल्कुल संभाल नहीं पाए पहले से, वरना इतनी फूट का फायदा उठाना चाहिए था। ठीक है। आज एक विधायक ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट डाला है मैंने, पर ये तो नहीं है ना अंतरात्मा का मतलब कि वो कांग्रेस के एंटी ही वोट जाएगा। क्यों रजत? देखिए, अगर आप जो विनीश की बात कर रहे हैं, नहीं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं भी, लेकिन एक विधायक ने आज कहा, कांग्रेस के विधायक ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट डाला है। देखिए, पहली बात तो सीक्रेसी पूरी होती है, कुछ नहीं पता लगेगा बाहर आके कि कौन कहाँ वोट डाल। ये तो बिल्कुल नहीं पता चलता कौन कहाँ वोट डाल गया। हम तो डाल नहीं रहे, अब तक ये है या बीजेपी वाले हैं। अब जो खेल करेंगे ये करेंगे आपस में, ठीक है। और लेकिन मैं ये इतना जरूर कहता हूँ आपको कि बहुत से फैक्टर होते हैं, वो किस टर्म्स के ऊपर
कहाँ पे कैसी क्या हुई है बात, रणनीति बनी है। लेकिन आप ये कह रहे हो टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए। अकेला अभिषेक मनु सिंघवी का एग्जाम्पल आप मत लीजिए हिमाचल वाला। मुझे पता है इंदिरा उसको बुला रहे थे, उनको श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुला रहे थे वो। ये तो होना चाहिए, मतलब ये हरियाणा के भी पिछले 2 चुनाव है ना, जो ये भी जरूर होने चाहिए, ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर ये मतलब एक पूरा डिबेट का इशू होना चाहिए, इसके ऊपर भी बस अच्छी चर्चा होनी चाहिए कि आज तक अगर वो चुनाव की चर्चा आज तक हो रही है, मैं कहता हूं अगर कांग्रेस नंबर्स के बाद ये वाला हारती है थर्ड इन अ रो, तो एक तो सबसे पहले मॉरली तो ये कांग्रेस को डाउन करेंगे। ठीक है, ऊपर से कांग्रेस से अगर कोई शामिल होना चाहेगा उसके लिए अलग ऑप्शन है। आगे अगर मुझे नहीं पता जिनके साथ बातचीत हुई है उनको टिकट की श्योरिटी दी है या क्या हुआ है, मैं कह रहा हूं उनकी मैनेजमेंट के ऊपर सारा प्रश्न चिन्ह है इस वक्त। ओके, मुझे लगता है सुरेश जी हमारे साथ नहीं जुड़े, अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। प्रियदर्शनी, एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से कर लेते हैं। ये रजत कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के मामले में मानी जाने वाली बीजेपी थर्ड टर्म की सरकार है, कांग्रेस की इतनी इंटरनल फाइट के बाद अगर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीत रहा है तो फिर बीजेपी की मैनेजमेंट पे सवाल है। अरे हमारा उम्मीदवार जीत गया भाई। रजत जी एक सीनियर पॉलिटिकली बहुत अवेयर प्रवक्ता, दूसरी पार्टी के होते हुए भी मुझे लगता है बहुत पॉलिटिकल अवेयर प्रवक्ता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं हमारे कैंडिडेट नागर जी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है रजत जी। अब वो किस पे जाके वोट मांगते हैं ये हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो टहनी जो है हमारी ही पिंड से निकली है। जब आप ये कहती है ना कि वो हमारे कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप मुस्कुराती भी हैं, तो फिर उससे पता लग जाता है। नहीं, मुस्कुराना तो देखिए अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, स्माइल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भाई मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो जो टहनी जो गिरी है वो हमारी ही पिंड से गिरी है, तो हम कांग्रेसियों को तो वोट देंगे नहीं। ये तो ये पहली जब 1.5-2 घंटे से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि हम नागर जी को वोट नहीं देंगे, हमारे विधायक वोट नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं बोला हमने। नहीं, अरे नांदल जी ने खुद आके मीडिया के सामने कहा कि पार्टी के नेताओं ने कहा कि निर्दलीय भी खड़ा होना चाहिए, नामांकन के समय उन्होंने खुद ये बात कही। इससे ज्यादा सीधी सपाट और एक भले मानस की स्वीकृति क्या हो सकती है? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ये तो देखिए, ये तो सबका अपना अपना है भाई कल कोई भी खड़ा हो सकता है, रजत जी भी कल क्या पता खड़े हो जाए नैलों से, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी, कोई मना। चलिए रजत जी आगे, वो जी कोई किसी को मना नहीं करा चुनाव लड़ने से। ठीक है, सुरेश जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी तो चलते हैं, अभी तो नतीजे तो नहीं आए, पर ये बता दीजिए आप मुझे कि मान लीजिए नंबर अगर 1-2 कम हो गए तो फिर उसे मानवीय भूल मानकर छोड़ा जाए या फिर उस पर भी आगे चर्चा होनी चाहिए? मान लीजिए 35-34 से जीता आपका उम्मीदवार, अगर कोई ऐसा होता है तो नेचुरली आपका मीडिया कहाँ हमें बख्शेगा, चर्चा भी होगी और पार्टी भी उस पर संज्ञान लेगी। अगर कहीं पर कोई अमानवीय भूल है या कोई ऐसी त्रुटि रह जाती है, नेचुरली पार्टी उस पर गंभीर संज्ञान लेगी और आपका मीडिया भी उस पर चर्चा करेगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पूरे 37 के 37 वोट लेकर चुनाव जीतेगा, ये मैं एक निष्कर्ष के तौर पे बता रहा हूं। और बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट श्री नांदल जी, उनकी एक तरह से अपमान कराना और बेइज्जती कराने का ठेका बीजेपी ने लिया था, उस हार में भी इनको शरीक होना पड़ेगा। चलिए ये अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो टैली हमारे स्क्रीन पे चले, किसको कितने वोट मिले, लेकिन उसके लिए काउंटिंग शुरू होने का इंतजार है। पर अच्छी चर्चा रही, आप तीनों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राज्यसभा का रण, ये खास चर्चा आप देख रहे थे, नतीजे थोड़ी देर में आप देखेंगे जनता टीवी पर। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार